तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था फेंग हान और डीमन किंग की जबरदस्त फाइट होती है, मगर फेंग हान उस लड़ाई में इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद सीनियर हुआन वहां पे पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो डीमन किंग भागने की कोशिश करता है, मगर सीनियर हुआन बहुत ही आसानी से उसे बर्फ में जमा देता है और उसका साइज छोटा करके उसे अपने पास रख लेता है और वापस से उस पगोडा में आ जाता है जहाँ पे वो दो छोटी लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी और सब लोग सीनियर मास्टर को वहाँ पे देखकर उसके आगे झुक जाते हैं। तो सीनियर हुआन सबसे कहता है कि यहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स को बचाने में इनर डिसाइपल्स का सबसे बड़ा हाथ है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए उन्हें जियाजी डान पिल रिवॉर्ड के तौर पर दी जाती है। ये कहने के बाद सीनियर हुआन उन सब लोगों को जियाजी डान पिल देता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सब लोग काफी खुश होते हैं और उस पिल को रखकर सब लोग मास्टर को थैंक यू कहते हैं। और सीनियर हुआन सबको बताता है कि ट्रायल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इस ट्रायल की वजह से हमारे डिसाइपल्स की जान खतरे में पड़ गई थी और अब वैसे भी डीमन किंग मर चुका है, तो अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है और जितने भी डिसाइपल्स ने यहाँ पे अचीवमेंट हासिल की है उन लोगों को आगे चलकर प्रमोट किया जाएगा। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। इतने में जोई भी वहाँ पे आ जाती है और उसे देखकर वो ड्रैगन गर्ल उसके पास आ जाती है और कहती है कि शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो, मगर मुझे ये बताओ तुम्हें इस गोल्डन पगोडा पे किसने भेजा। तो जोई किसी का भी नाम नहीं ले पाती। इतने में अचानक हम लोग देखते हैं कि फेंग हान वहाँ पे आ पहुँचता है, जिसे सब लोग देखने लगते हैं। वो काफी इंजर्ड हो चुका था, मगर उसे देखकर जोई काफी खुश होती है और भागते हुए उसके पास आकर उससे लिपट जाती है और कहती है कि शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि शायद तुम वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। फेंग हान को देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं कि क्या इस लड़के ने डीमन किंग को ब्लॉक करके जोई की जान बचाई है। सच में कोई भी आउटर डिसाइपल ऐसा नहीं कर पाता। तो कुछ और लोग कहने लगते हैं कि फेंग हान को तो हेविली पनिशमेंट दी गई थी, उसके बावजूद भी ये इतना जल्दी रिकवर कैसे कर गया। लगता है कि शायद ये अगले कॉन्टेस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आएगा। और दूसरी तरफ जोई कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे बांधकर हवा में ऊपर उछाल दिया था, मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो फेंग हान कहता है कि शुक्र करो कि तुम जिंदा हो, अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद वो डीमन किंग तुम्हें खा जाता। पर जोई अभी भी उस पर गुस्सा होती है। जिसके बाद मास्टर फेंग कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। पहले ये फेंग हान सिर्फ फेंग किंगशी पर रिलाई करता था, मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता खुद को प्रमोट करता जा रहा है और अब ये जियालान क्लब को भी ज्वाइन कर चुका है। मगर फिर इतने में फेंग किंग भी वहां पे आ जाती है और आकर कहती है कि फेंग हान एक धोखेबाज है। ये सुनकर सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। फेंग किंग भी सबको बताती है कि फेंग हान ने अपने इविल गार्ड की मदद से डीमन किंग को हमारी तरफ अट्रैक्ट किया था। उस डीमन किंग को इसका इविल गार्ड चाहिए था, इसकी वजह से ही हम लोग मुसीबत में पड़े हुए थे। अगर ये डीमन किंग को अट्रैक्ट ना करता तो शाओ शुई की जान ना जाती। ये सुनकर एल्डर फेंग कहता है क्या कहा तुमने, शाओ शुई अब नहीं रहा, ये नामुमकिन है। और दूसरी तरफ जोई कहती है कि उसकी जगह ये क्यों नहीं मर गई। मगर फेंग किंग भी कहती है मास्टर आपको इसे पनिशमेंट देनी होगी। और वो मास्टर को अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए कहती है कि मैं फेंग किंग भी हूँ जेदियान पीक से। तो मास्टर फेंग किंग भी से कहता है कि तुम और फेंग हान दोनों ही एक ही पीक से हो, तो फिर तुम एक दूसरे पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो, तुम्हारा अपना ही साथी तुम्हारे दोस्त की जान कैसे ले सकता है। तो फेंग किंग भी कहती है कि मास्टर असल में ये सब कुछ फेंग हान की वजह से इसलिए हुआ है क्योंकि इसने अपने इविल गार्ड का सही से इस्तेमाल ही नहीं किया, उल्टा इसके इविल गार्ड ने डीमन किंग को अट्रैक्ट किया। मैं और शाओ शुई दोनों ही डीमंस के साथ फाइट कर रहे थे, मगर वो लो लेवल के डीमंस थे और हम उन पर आसानी से कंट्रोल कर लेते, मगर फेंग हान वहाँ पर डीमन किंग को लेकर आ गया। उसके पास तो वो एविल गार्ड था जिसकी वजह से वो खुद को बचा सकता था, मगर हमें बचाने वाला कौन था वहाँ। शाओ शुई की मौत का जिम्मेदार यही फेंग हान है। मगर फिर जोई कहती है कि फेंग किंग भी भूलो मत, तुम वहाँ पे मारी जाती, वो तो सिर्फ फेंग हान था जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। मगर फेंग हान उसे बोलने से रोक देता है और कहता है कि तुम कुछ देर के लिए खामोश हो जाओ। और सीनियर हुआन किंग भी से कहता है कि तुम जानती हो ना अपने फेलो डिसाइपल पर इल्जाम लगाने की सजा क्या होती है। ये सुनकर फेंग किंग भी काफी घबरा जाती है और फिर सब लोगों के सामने कसम खाते हुए कहती है कि मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। शाओ शुई की लाश अभी भी उस बड़े मैदान के बीचों बीच पड़ी हुई होगी। उसे ये करता देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर सीनियर हुआन सबसे कहता है कि मैं हेड होने के साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट का इंपीरियल ऑफिसर भी हूँ। जिसके बाद वो फेंग हान से कहता है कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे।
तो फेंगान कहता है कि मुझे बस अपने काम से मतलब है, मेरी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है, अच्छा ऐसी बात है, मगर उसके बारे में तुम क्या कहोगे? जब तुम सेक्ट के अंदर ही डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रहे थे, उनमें से तो कुछ मास्टर्स भी थे, उन्होंने भी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। और फिर वहाँ मौजूद दूसरी लड़की कहती है कि एक डिसाइपल होने के नाते तुम्हें इतना ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए कि तुम एक इविल गार्ड के लिए अपने पूरे सेक्ट के डिसाइपल्स की जान की परवाह ही ना करो। ये सुनकर फेंगान कहता है कि आखिर तुम दो लड़कियों को मेरे इविल गार्ड से प्रॉब्लम ही क्या है? तो सीनियर हुआन कहता है, लास्ट टाइम ये इविल गार्ड एल्डर टियानजिन ने तुम्हें दिया था, उन्होंने ये सोचकर तुम्हें दिया था ताकि तुम अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करोगे और अपनी गलतियों को नहीं दोहराओगे। मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इविल गार्ड ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुमने न सिर्फ सेक्ट में कुछ डिसाइपल्स के साथ फाइट की, बल्कि तुमने मास्टर जियांगकोंग के साथ भी फाइट की है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी लड़ाई का रीजन क्या था, पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि तुम्हारे ट्रेजर से कभी भी तुम्हारे अपने साथी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सेक्ट की रेपुटेशन पे असर पड़ता है। तो फेंगान कहता है कि अगर मेरा ये ट्रेजर हमारे सेक्ट की रेपुटेशन के साथ लिंक्ड है तो फिर आप उसे मुझसे छीन क्यों रहे हैं? क्या इस तरह हमारे सेक्ट की रेपुटेशन पे असर नहीं पड़ेगा? ये सुनकर वहाँ खड़े सीनियर मास्टर्स कहते हैं कि फेंगान तुम होश में तो हो, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। तो फेंगान जियांगकोंग से कहता है कि अच्छा तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस तरह बात करनी चाहिए? तो सीनियर हुआन कहता है कि फेंगान तुम ना कोई इमोर्टल हो ना ही कोई डीमन हो, इसलिए तुम फौरन से ये ट्रेजर मेरे हवाले कर दो और तुम अपनी सफाई में जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरी हेल्प लेना चाहो तो भी ले सकते हो। तो फेंगान कहता है कि ना मैं मोर्टल हूँ ना मैं कोई डेविल हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये ट्रेजर नहीं रख सकता। मगर शायद आप भूल गए हैं, ये ट्रेजर मुझे मेरी सीनियर सिस्टर ने गिफ्ट किया है और ऊपर से ये ट्रेजर मुझे एल्डर टियांगजिन ने भी वापस कर दिया था। अगर आप लोगों को ये ट्रेजर चाहिए तो फिर आप इसके लिए सीधा जाकर एल्डर टियांगजिन से कहें। ये सुनकर सीनियर हुआन कहता है कि मुझे सुप्रीम लीडर ने ऑर्डर दिया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस बंदे को भी माफ कर दूं जो कि अपने ही फेलो डिसाइपल्स को हर्ट करता है। ये कहने के बाद गुस्से में वो जोई को खींचकर अपनी तरफ ले आता है और फिर फेंगान के ऊपर एक ग्रेविटी प्रेशर से अटैक करके उसे आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊपर उठा लेता है। इस अटैक के बाद फेंगान अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाता और फिर सीनियर हुआन उसका एविल गार्ड उससे छीन लेता है और कहता है कि अब ये चीज तुम्हारी नहीं रही। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फेंगान के फोरहेड से एक रेड कलर की एनर्जी निकलती है, जिसका मतलब है कि फेंगान का एविल गार्ड मार्क अब खत्म हो रहा है, जिसके बाद वो उस एविल गार्ड को दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। और जोई भी रोते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो मर जाएगा। मगर हम देखते हैं कि फेंगान का ब्लड मार्क खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में सीनियर हुआन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारा इमोर्टल सेक्ट खतरे में आ जाएगा, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? ये सुनकर वहाँ मौजूद डिसाइपल्स कहते हैं कि जरा देखो तो सही से, इसे पनिशमेंट दी जा रही है और उसके बावजूद भी इसकी आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है। अच्छा होता कि ये उसी वक्त हेवनली पनिशमेंट में ही मार दिया जाता। और सीनियर हुआन उसे गुस्से में हवा में ऊपर उठा लेता है और खुद भी ऊपर चला जाता है, तो वो दोनों लड़कियां भी उसके साथ साथ चली जाती हैं। तो सीनियर हुआन अपना एक गोल्डन टावर क्रिएट करता है। इतने में एल्डर जियालान वहां पे आ जाती है और सीनियर हुआन से कहती है कि सीनियर प्लीज आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। मगर सीनियर कहता है कि नहीं, मैं आज इसकी पूरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहने के साथ वो उस टावर को सीधा उसके ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से फेंगान को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जोई काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है, जिसके बाद जियालान सीनियर से कहती है कि प्लीज उसे जाने दीजिए, इसके लिए आपको फेंग किंगशी से बात करनी चाहिए। मगर इतने में अचानक फेंगान की आवाज आती है। सीनियर हुआन का रियल नेम पुकार कर कहता है कि हुओ टियांडू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम ताकतवर हो इसीलिए तुम कमजोरों पे अपना जोर चलाते हो। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और फिर फेंगान कहता है कि हुओ टियांडू, एक मर्तबा मुझे ताकतवर बनने दो, उसके बाद मैं तुम्हें देखूंगा। मुझे सिर्फ 10 साल का वक्त चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। फेंगान की बातें सुनकर सब लोगों को झटका सा लगता है कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। इतने में अचानक आसमान से बिजली कड़कने लगती है और एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक उस टावर पे आके हिट करता है, जिससे वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। मगर सीनियर हुआन उसे दोबारा से कलेक्ट करके अपने रियल शेप में ले आता है, जिसके बाद हमें वहाँ पे फेंग किंगशी को दिखाया जाता है।
फेंग किंगशी अपनी लाइटनिंग धर्मा बॉडी के साथ वहां पे आ पहुंचती है। इतने में वो देखती है कि फेंग हान बेहाल होकर नीचे गिर पड़ता है और वो खड़े होने की कोशिश करता है मगर नहीं हो पाता। और फिर सीनियर हुआन फेंग किंगशी से कहता है कि तुम्हारा डिसाइपल मुझे चैलेंज कर रहा है कि वो मुझे 10 साल के बाद हरा देगा, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? तो फेंग किंगशी कहती है कि ये अभी जूनियर है और आपको ऐसे जूनियर्स की बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मगर फेंग हान कहता है कि मैं जो कह रहा था वो कोई बकवास नहीं थी, मुझे बस सिर्फ 10 साल का वक्त दो। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कसम खाकर कहता है कि सीनियर हुआन मुझे सिर्फ 10 साल का टाइम दे दो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। ये सुनकर फेंग किंगशी भी कुछ नहीं बोल पाती और सब लोग खामोश रह जाते हैं। और सीनियर हुआन उसकी शर्त मान जाता है और कहता है कि ठीक है, ये मुद्दा यहीं पे ही खत्म होता है, अब तुमसे 10 साल के बाद मुलाकात होगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद फेंग हान भी लड़खड़ा कर वहीं बैठ जाता है और ज़ोई उससे आकर कहती है कि फेंग हान तुमने तो सच में सबको लाजवाब कर दिया। जिसके बाद फेंग किंग भी वहां पे आ जाती है और कहती है कि सीनियर सिस्टर आप ठीक तो हैं? इतने में फेंग हान भी आगे बढ़ता है तो फेंग किंग भी कहती है तुम वहीं दूर रहो, तुम एक गुलाम हो और अपनी औकात में रहो, तुम्हारी वजह से ही सीनियर सिस्टर की हालत हुई है। ये कहने की देर थी कि फेंग किंगशी उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिससे फेंग किंग भी के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि ये क्या किया आपने? तो फेंग किंगशी कहती है कि क्या तुम भूल गए हो मैंने तुम्हें क्या कहा था? फेंग हान अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, उसकी भी अब उतनी ही रेस्पेक्ट है जितनी तुम्हारी है। ये सुनकर वो रोते हुए वहां से फौरन से चली जाती है। इतने में जियालान भी वहां पे आ जाती है और फेंग किंगशी से कहती है कि तुम्हारे डिसाइपल ने मेरी सिस्टर की जान बचाई है और बहुत सारे डीमंस को मारा भी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक फेवर देना चाहती हूँ, तुम लोग चाहो तो हमारे जियालान क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर फेंग किंगशी कहती है कि सीनियर सिस्टर हम जरूर करेंगे। और फिर वहाँ पे ज़ोई आकर फेंग किंगशी को हेलो कहती है, जिसके बाद जियालान कहती है कि अच्छा हमें जाना होगा। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से वहाँ से चले जाते हैं। और फिर फेंग किंगशी फेंग हान से कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो और फौरन से पर्पल पीक पे आ जाओ। ये कहने के बाद फेंग किंगशी वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में ड्रैगन फेंग हान से कहता है कि तुमने सीनियर हुआन से 10 साल का वक्त मांगा है, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या तुम 10 साल के अंदर इतने पावरफुल बन पाओगे? तो फेंग हान अपनी होंगवी स्वॉर्ड की तरफ देखता है और उसे आसमान में होंगवी लाइट नजर आती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग लोंग फेंग को देखते हैं जो कि उस स्पिरिचुअल गेट से बाहर निकल आता है और बाहर की दुनिया में अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। और दूसरी तरफ एल्डर बाई फेंग वो एल्डर टियानजिन के पास आता है और वो दोनों भी काफी रिलैक्स होते हैं। और फिर आखिर में हमें दोबारा से सीनियर हुआन को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।